नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब दारा सिंह चौहान, भाजपा को कितनी भारी पड़ने वाली है संक्रांति। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी बोली, योगी के 80 बनाम 20 की बातों में न फंसे, मुद्दों पर वोट करें युवा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट पर बोझ है शराबबंदी कानून, बेल कैंसिल करने से भी इनकार, बिहार सरकार को झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब दारा सिंह चौहान, भाजपा को कितनी भारी पड़ने वाली है संक्रांति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर चुकी है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कम से कम 60 वर्तमान विधायकों के टिकट कटने तय हैं। यह खबर आने से पहले ही योगी कैबिनेट में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार 11 जनवरी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 12 जनवरी यानी बुधवार को दूसरे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया। अटकलें हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद ने 14 जनवरी को बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है, तो दारा सिंह चौहान पर भी 14 जनवरी को ही बड़ी बात सामने आने की चर्चा है। अब सवाल यह उठता है कि 14 जनवरी को होने वाली मकर संक्रांति भाजपा के लिए कितनी भारी साबित होने वाली है। बात धर्म की हो विज्ञान की, संक्रांति का महत्व दोनों ही विधाओं में काफी ज्यादा है। दरअसल सूर्य की उत्तरायण स्थिति को मानव प्रगति और अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मकर संक्रांति का दिन काफी बड़ा होने वाला है और इसका महत्व धार्मिक या वैज्ञानिक नहीं, सिर्फ राजनीतिक होगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण को देखते हुए खेमाबंदी और दलबदल शुरू हो चुका है। भाजपा के 2 कैबिनेट मंत्री समेत कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो सपा कांग्रेस के कुछ नेता भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, योगी के 80 बनाम 20 की बातों में न फंसे, मुद्दों पर वोट करें युवा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान की भर्त्सना करते हुए युवाओं से अपील की है कि वो विधानसभा चुनाव में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर मतदान करें। प्रियंका ने कहा कि ऐसे बयान युवाओं के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा था, इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव 80% बनाम 20% का होगा और भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। योगी के इस बयान को कई अन्य विपक्षी दलों ने भी ध्रुवीकरण का प्रयास बताया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बयान राज्य में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात के संदर्भ में दिया गया। इसके अतिरिक्त जानकारी मिली है कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने आज होने वाली प्रेस वार्ता स्थगित कर दी है। प्रियंका गांधी इस समय अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए रणथंभौर गई हुई हैं। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के तत्काल बाद घोषित कर दी जाएगी। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के करीब 100-125 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। यहाँ पहले और दूसरे चरण में मतदान है। हाईकमान ने लगभग 200-225 टिकट तय कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बेरोजगारी एक बहुत गहरा संकट है, इसका समाधान करना पीएम की जिम्मेदारी है। देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट पर बोझ है शराबबंदी कानून, बेल कैंसिल करने से भी इनकार, बिहार सरकार को झटका। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए मद्य निषेध कानून में दी गई जमानत के खिलाफ दायर अनेक याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। जमानत याचिकाओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि बिहार के इस कानून ने अदालतों पर बहुत बोझ डाला है। आए दिन मद्य निषेध कानून 2016 के तहत याचिकाएं दायर होती हैं। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश कहा, पटना हाईकोर्ट में रोज अनेक ऐसी याचिकाएं आती हैं और वहां इन्हें सूचीबद्ध होने में 1 साल तक का समय लग रहा है। हमें बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट में 10-15 जज रोजाना ऐसी याचिकाएं सुन रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले एक कार्यक्रम में भी बिहार के इस कानून का जिक्र किया था। कहा था कि सरकारें कानून के प्रभाव का अध्ययन किए बिना कानून बनाती हैं, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ जाता है। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट यांत्रिक रूप से ऐसे मामलों में जमानतें दे रहा है, जिससे कानून का लक्ष्य ही पराजित हो रहा है। इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि तो क्या ये जमानतें न दी जाएं, क्योंकि आपने आबकारी कानून बना दिया है जिसमें शराब पकड़े जाने पर 10 साल या उम्र कैद की सजा है। कोर्ट ने पूछा कि हत्या की क्या सजा है। वकील ने कहा कि उम्र कैद या मौत की सजा। कोर्ट ने पूछा तो उसमें जमानतें नहीं मिलती हैं। यह कहकर कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले चिराग और अब तेज प्रताप ने किया जेडीयू का स्फोट।
आखिर क्या करेंगे चाचा नीतीश, क्या खरमास बाद होगा कोई खेला? जी हाँ दोस्तों, बिहार में खरमास के बाद क्या वाकई कोई खेला की तैयारी है? जिस तरह से पिछले दिनों आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर कई तरह के बयान सामने आए, उससे सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई। यही नहीं, अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि बिहार में खरमास के बाद जबरदस्त खेला होगा और कि आंखें फटी रह जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो जेडीयू को साथ मिलाना होगा। आरजेडी मुखिया लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जिस तरह से ये टिप्पणी की है, ये चौंकाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने इससे पहले नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की बात से भी इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पता नहीं कहां से इस तरह की बातें आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू के नेता सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। राज्य सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है। सर्वदलीय बैठक के बहाने मुद्दे को उलझाया जा रहा है। वहीं जेडीयू को साथ लाने के तेजस्वी के आउटगोइंग इनकमिंग वाले बयान पर तेज प्रताप यादव न्यूज़ चैनल से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरजेडी और जेडीयू साथ आते हैं तो भी तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम होंगे। उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि अब चाचा बूढ़े हो गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से हाहाकार, दिल्ली में 8 महीने बाद मिले सबसे अधिक संक्रमित, महाराष्ट्र में 86 नए ओमिक्रॉन मरीज। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है, लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे अधिक 27,561 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 40 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात में सबसे अधिक संक्रमण बढ़ा है। इन राज्यों को चिंता वाले राज्यों में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में संक्रमण दर 22.39%, पश्चिम बंगाल में 32.18%, दिल्ली में 23.1% और यूपी में 4.47% दर्ज की जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र में संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 27,561 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 40 लोगों की मौत भी हो गई है। एक दिन में 14,957 ठीक हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 26.22% हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में आज कोरोना के 46,723 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 28,041 मरीज ठीक हुए जबकि 32 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2,40,122 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 1,367 मामले हैं। राज्य में बुधवार को 86 नए ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। बुधवार को अकेले मुंबई में 16,420 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल में आज 22,155 नए मामले दर्ज किए गए जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामले बढ़कर 1,16,251 हो गई है। राज्य में संक्रमण दर सबसे अधिक है, यहाँ संक्रमण दर बढ़कर 30.86% हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दल बदल, भाजपा में भीतर तक पैठ है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रणनीतिकारों की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को मुख्यमंत्री योगी मंत्रिमंडल के सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बाद 3 विधायकों ने अचानक ही भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है। यह कवायद 1.5 साल से चल रही थी और अगस्त 2021 में ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि उनके साथ 40% मौर्य, 50% पटेल, कुशवाहा, वर्मा, राजभर, सैनी, शाक्य का पूरा कुनबा आ रहा है। थोड़ा समय और लगेगा। अखिलेश यादव के एक प्रमुख रणनीतिकार की माने तो उनके सूत्र भाजपा की विधायक मंडली में भीतर तक घुसे हुए हैं। ये कोशिश भी भाजपा विधायकों के संपर्क करने के प्रयास के बाद शुरू हुई थी। अमर उजाला संवाददाता को इसकी पहली भनक अगस्त 2021 में लगी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और प्रमुख रणनीतिकार ने नवंबर-दिसंबर तक 3 दर्जन से अधिक भाजपा विधायकों को सपा में शामिल करने का संकेत दे दिया था। बसपा के सदन के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में होने की बात कही थी और तमाम कांग्रेस के नेताओं के संपर्क करने की जानकारी दी थी। सूत्र का कहना था कि यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर समाज के पिछड़ा वर्ग, दलित, अगड़ी जाति के तमाम छोटे बड़े 6 दर्जन से अधिक संगठनों को पार्टी के साथ जोड़ा था। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों से तालमेल की कोशिश चल रही थी। बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कृष्णा पटेल का अपना दल, कामरा, पश्चिम में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने के बाद एक राजनीतिक दिशा भी बनती चली गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में भगदड़ के बीच समाजवादी पार्टी ने दिखाई एकता। अखिलेश की सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक में बन गई सीट शेयरिंग पर बात। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव की राजनीति काफी गरमाई हुई है। भाजपा में मंगलवार को भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। एक समय तो दर्जन भर विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चा होने लगी थी, लेकिन बाद में स्थिति को संभालने में पार्टी आलाकमान को कामयाबी मिली।
अब बुधवार को समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है, पार्टी पहले चरण के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने तमाम सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम तय किए जाने पर निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि भाजपा के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद 3 विधायकों के इस्तीफे ने समाजवादी पार्टी में भी इन सीटों से टिकट की आस लगाए पार्टी के उम्मीदवारों की उम्मीद को धूमिल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हर तरफ एक प्रकार का माहौल दिखने लगा है। इन तमाम हलचलों के बीच अखिलेश यादव, प्रजातांत्रिक समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, आरएलडी के प्रतिनिधि, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष समेत अन्य सहयोगियों के साथ बैठक हुई है। इसमें माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई है। लंबे समय बाद चाचा शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के घर पर पहुंचे। पिछले दिनों सपा अध्यक्ष चाचा के घर पर पहुंचकर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी। अब इस प्रकार का संकेत सामने आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल के और गरमाने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही सपा अध्यक्ष अपने तमाम सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर ऐलान कर सकते हैं।